हाईकोर्ट का आदेश जारी। सेवानिवृत्ति लाभों से नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार की वसूली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से अनुचित वसूली के खिलाफ आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि बिना नोटिस और सुनवाई के वसूली अन्यायपूर्ण है और न्यायसंगत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों से अन्यायपूर्ण वसूली के खिलाफ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब सरकारी विभागों और बैंकों द्वारा बिना पर्याप्त नोटिस और सुनवाई के पेंशनभोगियों से लाभ वसूलने की शिकायतें बढ़ रही थी। विवाद का मुख्य कारण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि अक्सर बिना किसी ठोस कारण के और कभी-कभी बिना किसी नोटिस के ही सेवानिवृत्ति लाभों से धन वसूली की जा रही थी। इससे पेंशनधारकों पर गहरा वित्तीय और मानसिक दबाव पड़ रहा था। निर्णायक निर्णय। इस मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा दिए गए वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली अनुचित है और इससे सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह के मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन होता है। वसूली विवाद का केंद्र। मामला तब और गंभीर हो गया जब सुंदर सिंह, जो कि एक सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ग्रेच्युटी और पेंशन से लगभग 13 लाख रुपए की वसूली का सामना करना पड़ा। यह वसूली का आदेश पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा दिया गया था। सिंह ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कानूनी पक्ष और अदालत का दृष्टिकोण। याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि वसूली का आदेश बिना किसी नोटिस या सुनवाई के दिया गया था, जो कि संविधान के धारा 104 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने वसूली के आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस आयुक्त, आगरा को नए सिरे से विचार करते समय याची को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। निष्कर्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय सेवानिवृत्ति लाभों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह पेंशनभोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालतें व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग हैं। 8 पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार कितना बढ़ सकता है वेतन? जानें। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और पेंशन 17,280 रुपये तक हो सकती है। 8 पे कमीशन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगला वेतन आयोग, यानी 8वां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिछले कई महीनों से सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभावना है कि 1 जनवरी 2026 तक यह आयोग तैयार हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर की अहमियत। सरकारी कर्मचारियों का वेतन ढांचा हर 10 वर्षों में एक बार संशोधित किया जाता है, जिसके लिए एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था। इसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गणना सूत्र है जो कर्मचारियों के मूल वेतन को एक विशेष संख्या से गुणा करके उनके कुल वेतन का निर्धारण करता है। इस प्रणाली के अनुसार कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन की भी गणना की जाती है। कर्मचारी यूनियन की मांग।
इस मामले में सरकारी कर्मचारी यूनियन ने नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है, ताकि वेतन में उचित वृद्धि हो सके। हालांकि 7वें वेतन आयोग के समय इसे 2.57 पर ही निर्धारित किया गया था। इस वृद्धि के बाद छठे वेतन आयोग के तहत जो न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था, वह बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह पेंशन की न्यूनतम राशि 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। अधिकतम वेतन और पेंशन क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,25,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक संभावित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इस परिवर्तन के अमल में आने पर न्यूनतम वेतन की राशि 34,560 रुपये हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर की यह गणना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का साधन हो सकती है, जिससे वे अपनी जरूरतों के अनुरूप बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी, जो उनके लिए अत्यधिक आवश्यक है। चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करते हुए कर्मचारियों के मन में कुछ चिंताएं भी हैं। सरकारी नीतियों और वित्तीय भार के कारण हर बार वेतन वृद्धि के प्रस्तावों को लागू करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी खर्चों पर पड़ सकता है, जिसके लिए सरकार को उचित वित्तीय योजनाएं बनानी होंगी। फिर भी सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के तहत उन्हें बेहतर वेतन और पेंशन मिलेगा। यह आयोग न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि सरकार के साथ उनके संबंधों को भी मजबूत करेगा। निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग की स्थापना से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि सरकार कब और कैसे इस आयोग को लागू करती है और इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नई योजनाएं बनाई जाती हैं। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार। जाने पूरी खबर। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशन भोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस द्वारा पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही न्यूनतम मासिक पेंशन राशि मात्र 1,000 रुपये है, जो कि सितंबर 2014 से लागू है। इस व्यवस्था में कुल 78 लाख पेंशनधारक शामिल हैं, जो इस न्यूनतम राशि के सहारे अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं। पेंशन भोगियों का आंदोलन और मांगे। वर्तमान में पेंशन भोगियों की ओर से मासिक पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा वे अन्य लाभों की मांग भी कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई गई है, जो कि 31 जनवरी से जंतर मंतर पर शुरू हुई थी। सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की कमी। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद पेंशन भोगियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। इसके चलते आंदोलन समिति ने इसे उनकी आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है।
वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। इसमें से नियोक्ता का 3.67% हिस्सा ईपीएफ में और 8.33% हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। यह योगदान वेतन के 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें 1,250 रुपये की सीमा तय है, जिसे हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निष्कर्ष। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जीवनयापन की कठिनाइयों को देखते हुए पेंशनभोगियों की मांगें न केवल जायज है, बल्कि यह उनके बुनियादी अधिकारों का भी प्रश्न उठाती हैं। यह आंदोलन न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक जागरूकता का संदेश भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार आवश्यक है।